साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग सरस्वती पांडे के 85 से 89 पेज तक करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों ने कहा था कि ये तरीका ज़्यादा सही है, तो मैं इसी तरीका से आपको पीडीएफ दिखाते हुए पढ़ाऊंगा। चाहे इस सिस्टम से पढ़ाऊँ या फिर हम अपने ओरिजिनल सिस्टम से पढ़ाएं, वहाँ आपको पीडीएफ दिखते रहेगा। ठीक है, और जहाँ तक कॉपीराइट का सवाल है, चूँकि ये हमारे सीनियर ही रहे हैं तो इनसे बातचीत हो गई है, तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि कॉपीराइट का इशू इस पर नहीं आएगा। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे एक तरह से हमारे भैया भाभी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे सीनियर रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और फाग काव्य हमें पढ़ना है। फाग काव्य में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझते हैं। फाग मतलब फागुन से संबंधित है। ठीक है, जब हम होली का समय होता है उस समय हम लोग फाग गाते हैं। ओके, तो यहाँ सबसे पहले पूछ लिया जाएगा आपको, तो ये कि फाग काव्य परंपरा का प्राचीन ग्रंथ किसने लिखा? जिन चंसूरी, और इसमें इनके नाम के ही आगे बस फाग लगा देना है। ओके, बस और कुछ नहीं करना है। इनकी रचना क्या है? जिन चंसूरी फाग, बस। ओके, तो एक तो ये याद रख लेंगे। उसके बाद और कुछ भी नहीं याद रखना है, सिर्फ एक और फैक्ट इसमें याद रखना है। नेमिनाथ फाग किसकी रचना है? तो मैंने कल भी बताया था, ये किसकी रचना है? राजशेखर सूरी की। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, इससे अधिक याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर कुछ है ऐसा, मैं देख लेता हूँ। हाँ, नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। यहाँ देखते हैं ऐसा कुछ है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ और याद रखने की। बसंत विलास फाग नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं याद रखना है। ओके, अब सीधा हम नाथ पंथ की तरफ आते हैं। नाथ पंथ हमारे लिए नाथ पंथ और रासो साहित्य आज हम जो करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत सारे प्रश्न बनने का मतलब बन सकते हैं। ठीक है, तो नाथ पंथ का प्रवर्तन एक तरह से आप समझिए कि गोरखनाथ का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गोरखनाथ का नाथ पंथ, ये सीधा लिखा जाता है गोरखनाथ का नाथ पंथ है। हाँ, किससे निकला है? ब्रजयान शाखा से निकला है, बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और यहाँ देखिए, गोरखनाथ ने किसका सहारा लिया इसके लिए? पतंजलि के हठ योग का। ठीक है, हठ योग का प्रवर्तन किया कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें योग करना पड़ेगा, और हठ योग उन्होंने किया। ओके, तो हठ योग जो है गोरखनाथ अपनाए हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए। ये इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों के हठ योग साधना का आरंभ हुआ। आपको कल भी बताए थे कि जो है एक तो नाथ पंथ हो गए, और एक सिद्ध लोग थे, तो एक पूरब में थे। तो सिद्ध लोग पूरब में थे, जैसे हमने कल भारत का मैप बना करके बताया था। मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, इंडिया अच्छे से बना लेते हैं, इंडिया। ठीक है, इस तरह से कुछ मान लो इंडिया हमने बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा यदि ईस्ट पार्ट है और ये वेस्ट पार्ट है, तो यहाँ इस पार्ट में कौन थे? सिद्ध लोग थे। तो इस पार्ट में जो वेस्टर्न पार्ट है भारत का, उस पार्ट में नाथ लोग थे। ठीक है, तो उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप ये थे। ओके, बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कई नाम रखे हैं, तो इसमें एक नाम बस याद रखिएगा, अवधूत मत। ठीक है, या अवधूत संप्रदाय कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। योगमार्ग भी और तमाम चीज़ें कहते हैं, लेकिन हमें अवधूत मत याद रखने की जरूरत है। यहाँ देखिए, हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य है और ठ का यद्र योग चंद्र है। हमको लगता है इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने उल्टा कर लिया था, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ह का अर्थ क्या है? सूर्य है, और ठ का अर्थ चांद है। और ठ जो चांद है उसे इसे यहाँ काम वासना के तौर पे देखा गया है, और ठ को सूर्य जो प्रकाश और एनर्जी के तौर पे देखा गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इन दोनों के योग को ही हठ योग कहा गया। ठीक है, ह और ठ को मिला करके हमने हठ योग कह दिया। ठीक है, तो ह का अर्थ कम से कम याद रख लिए सूर्य से, तो बाकी ठ अपने आप याद रहेगा आपको। ओके, हिंदी साहित्य में खट चक्रों का योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। खट चक्र जैसे सहस्त्रनारायण चक्र तक हम लोग पहुँचते हैं। ओके, यहाँ देखिए, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो मच्छिंद्र नाथ था। ये याद रखेंगे, गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छिंद्र नाथ। ठीक है, मच्छिंद्र नाथ को मीननाथ या मच्छरदर नाथ भी कहा जाता है। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मच्छिंद्र नाथ चौबे बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ ये देखिए, जैसे ही राहुल संक्रितयान आ जाए,
नाथ संप्रदाय में, या हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाए, इन लोगों का स्टेटमेंट, और या पीताम्बर दत्त बर्तवाल आ जाए, ठीक है, क्योंकि पीताम्बर दत्त बर्तवाल जो हैं वो गोरखवाणी का संपादन करते हैं। चूँकि हम लोग अभी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ गोरखवाणी लगा हुआ है, और उन्हीं के पद हम लोग को पीताम्बर दत्त बर्तवाल द्वारा ही संपादित पुस्तक पढ़नी है। ओके, तो यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है। राहुल संकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शताब्दी के मानते हैं। आचार्य शुक्ल एवं रामकुमार वर्मा 13वीं शताब्दी के बताते हैं। पीताम्बर दत्त बर्तवाल 11वीं शताब्दी के मानते हैं। तो आप किसका याद रखेंगे? एक शुक्ल जी का भी, वैसे मैं कहूँगा कि राहुल संकृत्यायन भी इंपॉर्टेंट है, आप किसका याद रखेंगे? वैसे ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी किसी का याद रखना हो तो आप राहुल संकृत्यायन का ही याद रख लीजिए, 845 ईस्वी, ठीक है। हालांकि यहाँ अंडरलाइन किया गया है शुक्ल जी और रामकुमार वर्मा, क्योंकि शुक्ल जी हिंदी इतिहास की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप 13वीं शताब्दी भी याद रख सकते हैं। पर पीताम्बर दत्त बर्तवाल को क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि इन्होंने गोरखवाणी का संपादन किया, ठीक है, वो 11वीं शताब्दी मानते हैं। अब छोड़िए, कुछ मत याद रखिए, आप कम से कम इतना याद रखिए कि 845 ईस्वी राहुल संकृत्यायन, बाकी लोगों को जाने दीजिए। हाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। तो यहाँ एक कितना इंपॉर्टेंट है, शंकराचार्य के बाद इनकी महिमा कितनी बड़ी है कि भारतवर्ष में इनके बाद दूसरा कोई नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ठीक है। तो कुछ भी आपको स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी चाहिए। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली किसको मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं गोरखनाथ को। ओके, पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका गोरखवाणी नाम से संपादन किया है, और ये हम लोग के पास मौजूद भी है, क्योंकि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो एक एक पदों को पढ़ना पड़ रहा है। ओके, और यहाँ देखिए गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ क्या क्या हैं देख लीजिए। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है या नहीं मैं बता रहा हूँ। जैसे आत्मबोध आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ज्ञान तिलक दिमाग में रखेंगे। उसके बाद शिक्षा दर्शन नहीं, और कुछ नहीं। ओके, ज्ञान तिलक और आत्मबोध, ठीक है ये। हाँ, लेकिन 14 टोटल याद रखेंगे कि टोटल 14 हैं, उसमें ज्ञान तिलक और आत्मबोध इम्पॉर्टेंट है, गोरखवाणी के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि गोरखनाथ इसको लिख रहे हैं। ओके, गोरखनाथ ने संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे गोरक्ष शतक, ये योग सिद्धांत पद्धति, ये ओके। उसके बाद आप और याद रख सकते हैं सिद्धांत पद्धति या विवेक मार्तंड, सब ने याद रखना है। योग चिंतामणि, ठीक है, तो इतना याद रख सकते हैं। लेकिन गोरक्ष शतक होना चाहिए इंपॉर्टेंट, और योग सिद्धांत पद्धति ये इंपॉर्टेंट है, और आपको पता लगेगा कि दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी आगे आप कुछ स्टेटमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए 10वीं शताब्दी में प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्र लोक में मच्छंदर विभु या मच्छंदर नाथ की वंदना की। तो एक तो समझ सकते हैं कि एक पूछ लिया जा सकता है कि तंत्र लोक किसकी रचना है, तो अभिनव गुप्त की रचना है, और ये इनकी वंदना करते हैं किनका? मच्छंदर नाथ की, ठीक है। मच्छंदर नाथ की वंदना की करते हैं कौन? अभिनव गुप्त। मतलब यही है, तंत्र लोक लिखे होंगे तो इनमें जैसे समर्पण आजकल लोग लिख देते हैं ना, उसी तरह की बातें उसमें की गई है। ओके, 9 नाथों की संख्या आप याद रखेंगे। हालांकि मैंने बताया अभी था कि 9 नाथ किस तरह से याद रखेंगे, फिर से एक बार बता देता हूँ। और ये कहाँ मिलता है? गोरख सिद्धांत संग्रह। ओके, और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह मैंने यहाँ दिखाया था। गोरक्ष शतक देख पा रहे होंगे। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही आप जैसे गोरखनाथ का ग्रंथ आप लिखेंगे गोरक्ष शतक, और ऐसे ही दूसरा आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो 9 नाथों की गणना कहाँ देखने को मिलता है? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में देखने को मिलता है। और 9 नाथों का नाम हम कैसे याद किए थे? जैसे हमने अर्जुन से शुरू किया था, तो मल्लिया अर्जुन से मतलब नागा अर्जुन से सीधा हमने याद रख लिया था मल्लिया अर्जुन का। कुछ आवाज़ें आ रही हैं, उसको मैनेज करिएगा आप लोग, ठीक है। तो नागा अर्जुन याद रखे तो हमने मल्लिया अर्जुन याद रखा। साथ ही साथ जैसे ही अर्जुन पे आए तो हमें भीम याद आना चाहिए। भीम याद रखें तो हमें भीम मोटा तगड़ा था, तो उससे हमने जड़ भरत याद रख लिया था। जैसे ही भीम की बात हुई तो हमें युधिष्ठिर भी याद आना चाहिए। और युधिष्ठिर क्या करता था? सत्य बोलता था, ठीक है, सत्य बोलता था, तो हमें हरिश्चंद्र भी याद है। सत्यनाथ और हरिश्चंद्र एक साथ याद हो जाएगा। बाकी गोरक्ष, चरपट और जालंधर। ओके,
क्योंकि गोरक्ष सिद्धांत में हम पढ़ ही रहे हैं, तो गोरखनाथ और चरपट और जालंधर ये 3 नाम तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो गोरक्ष, चरपट और जालंधर 3 नाम ये हो गया और 3 पेयर हमारे पास हो गया। कुल मिला के हमने 9 याद रख लिया। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ये क्योंकि पूछा जाता है कि हमें नागार्जुन रखेंगे, याद रखेंगे तो मल्लिकार्जुन याद हो जाएगा, एक पेयर ख़त्म। ठीक है, जैसे ही अर्जुन याद आया तो हमें भीम याद आना चाहिए, भीमनाथ के साथ जरभरत ख़त्म। ठीक है, और तीसरा पेयर हमने जैसे ही हमें भीम आया तो उसके बाद हमें या तो सत्यनाथ याद आ जाए या हरिश्चंद्र याद आ जाए। तो सत्य कौन बोलता था? हरिश्चंद्र बोलता था। तो इस तरह से हमने इसको ट्रिक से याद कर लिया। बाकी गोरक्ष, चरपट और जालंधर तो आपको याद रखनी ही रखनी है। ओके, राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों को निम्नलिखित नाम बताया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना गोरक्ष सिद्धांत वाला है। ओके, तो उसको जाने दीजिए। ओके, हाँ, ये देखिए आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। ओके, कितना देर हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं? 10 मिनट। ठीक है, आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम बिल्कुल नहीं याद रखना है। तो ये याद रखेंगे कि इस शिव को ही आदिनाथ माना जाता है। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। ओके, तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि भाई आदिनाथ कौन है? शिव है। और कहा भी जाता है भाई शिव को आदिनाथ। ओके, हाँ, ये देखिए नागार्जुन, गोरख, चरपट और जालंधर। गोरख, चरपट और जालंधर मैंने लास्ट में याद किया था, साथ में नागार्जुन। ये नाथ और सिद्धों दोनों में है। ठीक है, सिद्धों और नाथ में दोनों में है। कौन कौन? गोरक्ष, चरपट और जालंधर तो हैं ही, साथ ही नागार्जुन। आप वो लिस्ट देखिएगा, खोजिएगा क्या है ऐसा। ठीक, नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। नाथ पंथ के योगियों को कनपट्टा भी कहा जाता है। ठीक है, कनपट्टा भी जो है कान में ये लोग बाली पहनते थे और एक तरह से उस वजह से इनको कनपट्टा कहा जाता था। ओके, उसके बाद देखिए नाथ पंथियों की भाषा सुधुक्री भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी है। ओके, तो नाथ पंथियों की भाषा आप याद रखेंगे क्या? सदुक्री। और इसका प्रभाव आप देखे होंगे कि कबीर पे किस तरह से पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ इनका ही प्रभाव है कि कबीर उलटवासियों का भी प्रयोग करते हैं कि नहीं। तो इस तरह की बातें हैं। उसके बाद गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं याद रखना है। आप लोगों से इतना अंतर में नहीं जाएगा। मच्छिंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था, बिल्कुल नहीं याद रखना है, बिल्कुल नहीं याद रखना है। बस ये लिखना है काल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? काल ज्ञान निर्णय मच्छिंद्र नाथ की रचना है। मान लीजिए हम विष्णु शर्मा लिख दे तो आप घबराइएगा मत, लेकिन आप मेन रूप से पूछा जाएगा काल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? मच्छिंद्र नाथ की। ये आप याद रखेंगे, काल ज्ञान निर्णय मच्छिंद्र नाथ की रचना है। तो इस तरह से हमारा जो है नाथ साहित्य भी ख़त्म हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग राष्ट्र साहित्य की तरफ। और हम लोग अभी कितना रिकॉर्ड कर चुके हैं? 12 मिनट ही रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम याद रख सकते हैं और हमारा राष्ट्र साहित्य इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्र साहित्य इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला नाम देखिए, हाँ, इसी साहित्य राष्ट्र साहित्य के विवरण में ही वीर गाथा काल का जिक्र आता है। ठीक है, जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया। बस हमीर रासो में आप देखे होंगे कि श्रृंगार रस की प्रधानता ये दिखाते हैं। और मैंने उस चीज़ को अच्छे से पढ़ा है, तो श्रृंगार रस काफ़ी दिखता है, क्योंकि उसमें नायिका रूठती है, उसे मनाते हैं, शादी होती है, तमाम चीज़ें हैं हमीर रासों में। बाकी जगह आप जो है युद्ध का वर्णन देखेंगे और सारी चीज़ें हैं, बस हमीर रासों में ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये देखिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा की प्राचीनतम ग्रंथ विशल देवरासो। और वीर गीत में ही जो है कुछ चीज़ें श्रृंगार रस की दिख जाती है वीर गीत परंपरा में। और वीर गीत परंपरा उसको कहा जाता है ना, जिस चीज़ को मतलब आपको वीर रस भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा और उसमें श्रृंगार साथ ही साथ उसे गाया जाएगा। मेन बात ये है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ जो अंग्रेजी के कवि हैं, हाँ, वहाँ भी वीर गीत बैलेड्स कहते हैं अंग्रेजी में, उसे बैलेड्स कहा जाता है वीर गीत को। ठीक है, तो उसे वास्तव में गाया जाता है। हाँ, ऐसे जैसे अभी मान लीजिए थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे झांसी की रानी जो खूब लड़ी मर्दानी हुआ, तो झांसी वाली रानी है, कुछ इस तरह से भी आप उस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे विद्वानों ने माना है, तो आपको किस किस का याद रखना है वो मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो गारसादत्त तासी का याद रख लीजिएगा, राजस्यु से मानते हैं। उसके बाद आपको बहुत याद नहीं रखना है, रसायन ये कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक मानते हैं। और किसी का भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है,
किसका किसका आपको याद रखना है, एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद रखिएगा। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक मानते हैं। आचार्य शुक्ल जी के किताब में आप पढ़ेंगे तो रसायन का जिक्र आता है, ठीक है। तो अब रसायन से हो गया। उसके बाद जो है गार्सा दत्तासी जो है राजस्यु को रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 बस भूलना नहीं है, ठीक है। रासक हजारी प्रसाद द्विवेदी, रसायन रामचंद्र शुक्ल और राजस्यु गार्सा दत्तासी। बाकी आप याद रखेंगे तो कंफ्यूज भी होंगे, ठीक है। और बहुत आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ओके। अब ये देखिए, ये लिस्ट आप ज़रूर याद रखिएगा। इस लिस्ट में आपको इधर उधर नहीं होना है। सबसे ये मैं स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के ले रहा हूँ, ठीक है, और भेज दूंगा ग्रुप में। तो ये ज़रूर याद रखना है। इसमें से रचना पूछी जल्दी जाती है, ठीक है। जैसे देखिए, दलपति विजय लिखते हैं खुमान डासो। बाकी कुछ नहीं याद रखिए, बट ये याद रखिए दलपति विजय किसकी रचना है, खुमान डासो, मतलब खुमान डासो किसकी रचना है, दलपति विजय की, यहाँ कवि है ना, ओके। उसके बाद बीसल देव रासो नरपति नल्ला का, और यही श्रृंगार मैंने बताया था कि वीर और श्रृंगार का जैसे बैलेट्स के फॉर्म में यूज किया गया है। जैसे आल्हा गाया जाता है, जो परमाल डासो लिखा गया, आला भी गाया जाता है ना, तो ये भी वीर गीत है। अभी भी लोग आला गाते हैं, आप लोग सुने होंगे आला, ठीक है। टिपानियाँ भी गाते हैं और बहुत सारे लोग आला गाते हैं। मैं तो कई बार सुनते रहता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इवन इतना अच्छा लगता है कि जब मैं गांव में होता था, हमारे यहाँ आला उदल का जो नाच आता है वो भी आता था और हम लोग देखने चले जाते थे। इतना अच्छा लगता था मुझे, ठीक है। तो 2 हमने वीर गीत भी देख लिया, ठीक है। तो जो वीर गीत है उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एक तो हमीर रासो, मतलब बीसल देव रासो, और अच्छा इससे पहले क्या हमने हमीर रासो लिख दिया था क्या? यदि इस तरह की बात हमने किया है तो मतलब बीसल देव रासो की जगह हमीर रासो बोल दी हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। ये हो सकता है मुझसे मिस्टेक हुआ हो, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमीर रासो नहीं, बीसल देव रासो, ओके। बीसल देव रासो वीर गीत में है, हाँ, ओके। और जगनीक परमाल रासो लिखते हैं और ये भी वीर गीत है, ठीक है। उसके बाद ये जो है यहाँ थोड़ा सा डिंगल पिंगल की बातचीत हो रही है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो लिखते हैं और ये डिंगल में लिखते हैं, लेकिन जो शुक्ल जी हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम डिंगल वालों को नहीं मानेंगे, हम पिंगल वालों को मानेंगे, ठीक है। हमने डिंगल क्या होता है, तो इसको मैंने एक ADR, मेरा क्या नाम है आदित्य राज, तो उसको ADR मैंने कर दिया। और उसके बाद यहाँ डिंगल, आपको डिंगल के लिए बता रहा हूँ ये ट्रिक, ठीक है। तो A से अभ्रंश है और R से राजस्थानी है। तो डिंगल क्या है, अभ्रंश मिश्रित राजस्थानी को डिंगल कहते हैं। अभ्रंश मिश्रित राजस्थानी को क्या कहते हैं, डिंगल। ADR आप याद रख सकते हैं, मेरा ही नाम याद रख सकते हैं आदित्य राज, ओके। उसके बाद होता है PVR, मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, PVR। तो यहाँ भी की जगह मैंने बी लिख दिया है, ओके। तो PVR यहाँ इसको भी याद रखेंगे आप लोग। PVR में क्या है, पिंगल ब्रजभाषा मिश्रित राजस्थानी को, ठीक है, ये जगह देते हैं साहित्य में, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो को ये शुक्ल जी बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं। हालांकि पृथ्वीराज रासो आदिकाल में सबसे अधिक किसी पे समय दिए हैं तो पृथ्वीराज रासो पे, लेकिन इनका फोकस इनको जाली सिद्ध करने पे था, ठीक है। बहुत सारे मतलब इतिहासकारों का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल जाली ग्रंथ है, ठीक है। तो यहाँ 69 समय है, 69 सर्ग है, ये आप याद रखेंगे। भाषा इनकी याद रखेंगे कि क्या है, डिंगल है, ठीक है। चूँकि शुक्ल जी पिंगल को कहते हैं कि हम इसको असली साहित्य मानेंगे पिंगल वाले को, और ये डिंगल में लिखा गया है इसलिए इसको कम मानते हैं ये, ओके। केदार भट्ट जयचंद्र प्रकाश लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मधुकर भट्ट क्या लिखते हैं, जयमयंक जसचंद्रिका। यहाँ भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो किस तरह से याद रखेंगे। हाँ, जनरली मधु जो होता है, हाँ, मधु लड़कियों का नाम होता है और यहाँ चंद्रिका भी है, ठीक है। तो इससे याद रख सकते हैं, ओके। तो मधुकर भट्ट क्या लिखते हैं, जयमयंक जसचंद्रिका, और केदार भट्ट क्या लिखते हैं, जयचंद्र प्रकाश, ओके। और यहाँ देखिए सारंगधर क्या लिखते हैं, हाँ, हमीर रासो। ये जो मैंने, हमको लगता है गलती से बीसल देव रासो की जगह मैंने ये बोल दिया था, ठीक है। तो आपको जो है याद रखना है, सारंगधर क्या लिखते हैं, हमीर रासो, ओके। और ये सीरीज़ में याद रहे तो और बेहतर है, क्योंकि टाइम पीरियड के अनुसार सजाया गया है, ओके। उसके बाद विजयपाल रासो नल सिंह लिखते हैं। उसके बाद श्रीधर क्या लिखते हैं, रणमलछल। यदि आप लोग शुक्ल जी का इतिहास देखेंगे तो आदिकाल में जब ये डिंगल पिंगल साहित्य संबंधी जो बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल विद्यापति और खुसरो से पहले के खंड में, तो ये
बात करते हैं श्रीधर का सबसे लास्ट में, तो ये रनमल छंद लिखते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए ही चाहिए। ओके, तो यहाँ और एक चीज़ यहाँ बीसल देव रासो, बार बार मैं कह रहा हूँ कि श्रृंगार यहाँ यूज किया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ देखिए चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो को फर्जी ग्रंथ भी मानते हैं, लेकिन ये प्रथम महाकवि भी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन भी है। इनको पृथ्वीराज रासो, इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो शुक्ल जी हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं? ठीक है, पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। और महाकवि किसे को मानते हैं? चंद्रवरदाई को मानते हैं, लेकिन साथ में कहते थे कि ये जाली ग्रंथ है। तो अब कंट्राडिक्शन तो दिखने को मिलेगा ही। हाँ, मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जाएगा। पृथ्वीराज रासो के हाँ, ये देखिए पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता से संबंधित विवाद है। और ये देखिए, हाँ, ये मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का जिक्र करते हैं। उसके बाद ये गौरीशंकर ओझा का जिक्र करते हैं। ठीक है, और पांड्या का जिक्र इसीलिए करते हैं कि ये प्रमाणिक मानते हैं और इनके खिलाफ लिखते हैं। और अप्रमाणिक, चूँकि शुक्ल जी भी अप्रमाणिक मानते हैं और गौरीशंकर ओझा भी अप्रमाणिक मानते हैं। तो अपने शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में इनका भी जिक्र किए हैं और इनका भी जिक्र किए हैं। तो ये जो कि विष्णुलाल पांड्या हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, वो क्या कहते हैं? प्रमाणिक कहते हैं। ओके, और ये जो है गौरीशंकर ओझा हो गए, शुक्ल जी हैं, ये अप्रमाणिक कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट नाम इसमें सब के सब हैं। ठीक है, श्याम सुंदर दास प्रमाणिक कहते हैं, मिश्र बंधु प्रमाणिक कहते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या प्रमाणिक कहते हैं, और कर्नल टाड प्रमाणिक कहते हैं। ओके, लेकिन अप्रमाणिक कहने वाले में रामचंद्र शुक्ल जी है, बाकी गौरीचंद ओझा जी हैं। बुलर का नाम याद रख सकते हैं, 3 नाम इसमें से भी याद रखिए, 4 नाम इसमें याद रखें, 3 नाम इसमें से याद रखिएगा। ओके, अब अर्ध प्रमाणिक में एक ही नाम इंपॉर्टेंट है, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि दशरथ ओझा नाटकों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सुनीति चटर्जी भाषा विज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो आप इतिहास की दृष्टि से देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए अर्ध प्रमाणिक मानने वाले, और ये कबीर के साथ हैं, तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा सामंजस्य करने की बात करते हैं, इसलिए अर्ध प्रमाणिक की बात करते हैं। ओके, तो आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं कि श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल और कर्नल टाड प्रमाणिक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी, गौरीशंकर ओझा और बुलर जो है अप्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं बस। उसके बाद पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, और इसमें कवि, छपै, दोहा, टूमर, टोटक, गाहा, आर्या सब यूज किया गया है। चंद्रवरदाई को छपै छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, क्योंकि वीर काव्य जो होता था, ठीक है, वो छपै में ही लिखा जाता है। आज हम लोग पढ़ रहे थे कवि और कर्तव्य निबंध, किसका है बता दीजिएगा कोई? कवि और कर्तव्य निबंध किसका है? कोई बता पाएंगे? कवि और कर्तव्य निबंध किसका है? ठीक है, और उनके नाम के आगे द्विवेदी लगा हुआ, चलिए बताइए आप। ठीक है, तो उसमें बताया जा रहा था कि जो है वीर काव्य लिखा जाता है, छपे छंद में लिखना ज़्यादा प्रेफर करते थे पहले के लोग। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुख की संवाद के रूप में रचित माना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सुख सुख की संवाद के रूप में कौन रचा गया है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयनायकृत, हाँ ये देखिए, बुलर का भी जिक्र किए हैं, वो पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में पृथ्वीराज को अप्रमाणिक माना था। ठीक है, और इनका जिक्र भी शुक्ल जी करते हैं, बुलर का भी जिक्र अपने इतिहास ग्रंथ में करते हैं, और इस ग्रंथ का भी जिक्र करते हैं। तो ये ग्रंथ चूंकि अपने आप में विवाद खड़ा कर रहा है। जयनायकृत कौन है? पृथ्वीराज विजय। ठीक है, पृथ्वीराज, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, और इसी को आधार बना करके फिर पृथ्वीराज रासो से शुक्ल जी इसका कंपेरिजन करते हैं, दोनों मैच नहीं कर खाता है, इसीलिए उसको जाली कहते हैं। ओके, तो ये कौन काम किया था? ये जो है बुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयनायक पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में क्या माना था? इसको अप्रमाणिक माना था। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि पुस्तक जलहन हाथ दिए, तो ये आप पढ़ेंगे शुक्ल जी का इतिहास तो वहाँ मिलेगा। तो कौन पूर्ण किया था पृथ्वीराज रासो को? कौन पूर्ण मतलब कंप्लीट किया था, पूर्ण किया था? उसके पुत्र जलहन ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो कंप्लीट नहीं था, उसके पुत्र जलहन ने उसे कंप्लीट किया था। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे में राजनीति का महाकाव्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेन कैरेक्टर पृथ्वीराज रासो होता है और इनके लिखने वाले चंद्रवरदाई हैं। ठीक है, दोनों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक साथ दोनों मरते हैं,
एक साथ कहा जाता है कि दोनों एक साथ पैदा भी हुए थे और दोनों एक साथ मरे भी थे। और इवन जो हमारा कंवर दाई जी हैं वो शब्द भेदी बाण चलाने भी जानते थे और बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में कहा गया है उस किताब में। ओके, उसके बाद देखिए हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन नरपति नाला कृत बीसल देव रासों में है। बीसल देव रासों में है कौन सा? नरपति नाला कृत बीसल देव रासों। और मैंने कहा था जो यहाँ आप याद रखेंगे नरपति नाला, यही जो श्रृंगारिक रचना है बारहमासा वर्णन, ठीक है। और बारहमासा वर्णन सबसे अधिक अच्छा कहाँ आप देखे होंगे बताइए बारहमासा वर्णन, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखें पद्मावत में, तो वो वही चीज़ वहाँ भी देखे होंगे कि किस तरह से नायक श्रीलंका जाता है, और यहाँ भी नायक जो बीसल देव रासो का नायक है, हाँ, वो भी उड़ीसा जाता है। ओके, परमाल रासों में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा उदल, आल्हा खंड इसलिए भी कहा जाता है। आल्हा खंड का सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया, ठीक है, आल्हा खंड को, ठीक है। तो ये आल्हा खंड यही परमाल रासों के अंदर में है, जगनिक लिखा है। और इसको कौन प्रकाशित करवाते हैं? हाँ, जो जिलाधीश होता है कौन? चार्ल्स इलियट द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है। कहाँ के वो डीएम थे? फर्रुखाबाद बुंदेलखंड का एरिया है। हमारे बहुत अन्य मित्र दुबे जी वहीं से हैं, ठीक है। और ये इस बीच में मैं देख रहा हूँ कि कुछ हमारे जो पीएचडी के छात्र हैं, मतलब छात्र नहीं कह सकते, हमारे पीएचडी के जो साथी हैं वो भी हमारा वीडियो देखने लगे हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से रिवीजन पर्पस से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आला खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में क्षेत्र में गाया जाता है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये मध्य प्रदेश के एरिया में भी गाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज कंप्लीट कर पाएँ, ठीक। और आप लोग बताएं कि किस तरह से है। और कल भी 26 मिनट में हम लोग ख़त्म किए थे, आज भी 26 मिनट का वीडियो बन चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह से 4-5 पेज हम लोग करते रहेंगे और धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। आप लोग किसी भी बहकावे में मत आएँ और सीधा सीधा कहेंगे 9:30 बजे आपको आ जाना है टेस्ट देने, 9:30 में टेस्ट देने आ जाना है, ठीक है। और देखिए 9:35 तक यदि टेस्ट शुरू हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो मैं चैट बंद करूंगा और सीधा सीधा सबको लिंक भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा और यूट्यूब के कम्युनिटी में भेज दूंगा कि आप अपना अपना टेस्ट दे लीजिए, ठीक है। यदि शुरू हो गया तो आप लोग टेस्ट दीजिएगा, नहीं शुरू हुआ तो 9:35 के बाद आप लोग को बहुत इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सीधा सीधा उस लिंक से, जो चैट बंद करने के बाद लिंक भेजा जाएगा, वो अपना पर्सनली आपको खुल जाएगा, उससे आप टेस्ट दे पाएंगे। और जो नए साथी हमसे जुड़े हैं उनको कह दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप है एक तरह से, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इवन बहुत सारे शिक्षक हैं जो 6 to 8 में हैं, टीजीटी में हैं, वो भी जुड़े हुए हैं कि उन्हें पीजीटी बनना है। हाँ, तो आप लोग भी जुड़िएगा। बहुत शुभकामनाएं, हम लोग मिलते रहेंगे, इसी तरह से मिलेंगे। और हाँ, संडे और सैटरडे मतलब शनिवार और रविवार को मैं ऑफ़ रखूँगा, ठीक है। शनिवार और रविवार को ऑफ़ रखूँगा, ठीक है। 2 दिन ऑफ रहेगा, ऐसा नहीं है, मतलब ये रूटीन चलेगा कि आप लोगों को रिवीजन करने का समय चाहिए, वो मैं दूंगा। और साथ ही साथ मैं अपना भी प्लान बना पाऊंगा कि क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है। तो 2 दिन के गैप के बाद हम लोग फिर से ये लेक्चर देख पाएंगे। तो चलिए मिलते रहेंगे हम लोग।